हम लोग पढ़ रहे हैं, कल का ईंधन सेल पढ़ा रहे थे, हम स्टार्ट कर रहे थे, जिसमें हम लोग पढ़ रहे हैं हाइड्रोजन ऑक्सीजन ईंधन सेल। इसमें ज्यादा कुछ बड़ा नहीं था, हमने बताया था कि एक बॉक्स होगा ऐसे बना हुआ, इसमें दो पोरस के इलेक्ट्रोड लगे हुए मिलेंगे तुमको। बहुत ही सभी सेलों से सबसे आसान सेल इसी का है, चित्र इसी सेल का, हाइड्रोजन ऑक्सीजन ईंधन सेल का। ये पोरस के दो इलेक्ट्रोड लगे हुए मिलेंगे हमें। कल का हमने चित्र बनवा दिया है ना। तो ये समझाने के लिए केवल बना रहे हैं हम। एक तरफ से हाइड्रोजन इधर से जा रहा था, इधर से क्या जा रहा है अंदर, ऑक्सीजन। ये वाला टर्मिनल कैथोड का है और ये वाला टर्मिनल एनोड का है, ठीक है। और इसमें क्या भरा हुआ है, जल। ये जो अंदर भरा जा रहा है वैद्युत अपघट्य पदार्थ का जली विलयन भरा जा रहा है। बस यही तो है हाइड्रोजन ऑक्सीजन ईंधन सेल। क्या बहुत बड़ा है, क्या कठिन है? नहीं, बिल्कुल आसान है भैया। एक बार में पेपर में याद कर लेने वाला चीज है, और पेपर में आ जाए तो बचने वाला चीज नहीं है। यह वैद्युत अपघट्य पदार्थ का जलीय विलयन, जलीय विलयन जैसे NaOH या KOH भरा जा सकता है, ठीक है। ये दोनों के दोनों क्या हमारे भैया इलेक्ट्रोड है, पोरस, पोरस इलेक्ट्रोड कह सकते हैं। पोरसनली के इलेक्ट्रोड बने हुए हैं। बस इतना सा ही है। चलो बात इसकी शुरू करते हैं। इस सेल की खोज सबसे पहले किए कौन, इस सेल का उपयोग कहां किया गया और इस सेल की उपयोगिता क्या है, बस इसके बारे में जानते हैं। जानते हो, हाइड्रोजन ऑक्सीजन ईंधन सेल की खोज सर्वप्रथम करने वाले जो वैज्ञानिक थे वे थे बैकन। याद रखोगे बैगन से, आई बैगन मीन्स याद है ना, होता है तो कहता है बैगन। तो वैसे ही इसके जो खोज करता है उनका नाम है बैकन, बैगन नहीं बैकन। तो बैकन से बैगन याद रखोगे। इन्होंने खोजा था सन 1959 ईस्वी में, सन 1959 ईस्वी में खोजा था बैकन ने। अमेरिकी वैज्ञानिक थे ये। तो कहा जाएगा हाइड्रोजन ऑक्सीजन ईंधन सेल की, आगे चलो, हाइड्रोजन ऑक्सीजन ईंधन सेल की खोज सर्वप्रथम अमेरिकी वैज्ञानिक बैकन ने 1959 ईस्वी में किया, ठीक है। इस सेल में ईंधन की रासायनिक ऊर्जा को, ये फ्यूल जा रहा है अंदर, ईंधन की रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में क्या किया जाता है, परिवर्तित किया जाता है, ठीक है ना। विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। ईंधन सेल में लगातार, एक बात जानना, ईंधन सेल में लगातार विद्युत की आपूर्ति की जाती है। इसका मतलब क्या हुआ भैया, लगातार जब तक हम चाहे तब तक विद्युत ऊर्जा ले सकते हैं, जब तक हम ईंधन की आपूर्ति करते रहेंगे। जब तक इसमें हम ईंधन जाता रहेगा तब तक वो चलता रहेगा। भैया बाइक कब तक चलेगी, जब तक कि तेल रहेगा। लगातार आपूर्ति, हमारा कार्य लगातार करता रहेगा जब तक उसमें तेल रहेगा। तेल खत्म, बाइक रुक जाएगी। जैसे सुबह सुबह अरविंद से ही रुक गई है, धक्का दिलवा के लेकर आए हैं पूरा, हमारा समझ आ रहा है ना। तो जब तक फ्यूल है तब तक तो चलेगा, तो वही करेगा लगातार। जनरेटर कब तक करंट देगा, जब तक उसमें डीजल रहेगा। जब तक हम डीजल डालते रहेंगे तब तक विद्युत ऊर्जा लेते रहेंगे, डालते रहेंगे तेल, विद्युत ऊर्जा लेते रहेंगे। तो ये लगातार विद्युत ऊर्जा की आपूर्ति करता रहता है जब तक कि हम इसमें ईंधन की क्या करते रहते हैं, आपूर्ति करते रहते हैं। ईंधन सेल का उपयोग सर्वप्रथम कहां किया गया था, चलो बताओ। ईंधन सेल का उपयोग सर्वप्रथम कहां किया गया था, अपोलो अभियान, अमेरिका के अंतरिक्ष के अपोलो अभियान में किया गया था। अपोलो अभियान में सबसे पहला इसका उपयोग किया गया था। और
इसका उपयोग केवल अंतरिक्ष यानों में ही किया जाता है। कारण बताते हैं। बड़ी बड़ी हम बैटरी ये डालेंगे, अगर एक बड़ी बड़ी 12 वोल्ट की अगर बैटरियां कई सारी डाल दी जाए चलने के लिए, उस सैटेलाइट को लगातार एनर्जी देने के लिए, ऊर्जा देने के लिए, विद्युत ऊर्जा, तो वजन बढ़ेगा सैटेलाइट का, और वजन बढ़ेगा, इससे वैज्ञानिक को बड़ी तकलीफ होने लगी, दिक्कत होने लगी। तो ये एक ऐसा सेल डाला जाए इसमें वो काम करे। अब बताओ, अगर कोई उसमें अगर जा रहा है, कोई अंतरिक्ष यात्री जा रहा है, तो अंतरिक्ष यात्री पानी लेकर जाएगा ही, तो पानी का भी वजन बढ़ेगा। पानी बिना पानी का तो जाएगा नहीं, पानी लेकर जाएगा, पानी का भी वजन बढ़ेगा ना। तो ऐसा डाला जाए सेल जो कि पानी की भी आपूर्ति कर दे, विद्युत की आपूर्ति कर दे, और उस पानी से हम चाहे तो फ्यूल भी बना लें। जो पानी बन रहा है हम फ्यूल भी बना लें उसी पानी से। तो ये कई उपाय में है। हाइड्रोजन ऑक्सीजन ईंधन सेल की खोज बैकन ने किया। यह सेल क्या करता है, इसमें एक तरफ से हाइड्रोजन, एक तरफ से ऑक्सीजन गैस डाली जाती है, क्रिया होती है, करंट देता है, ऊपर क्या बनना शुरू हो जाता है, शुद्ध जल बनेगा, पूरा प्योर जल, पीने योग्य बनेगा। पीना होगा, पी सकते हैं। जब उसके बाद ये फ्यूल खत्म होने लगेगा, जब फ्यूल खत्म होने लगेगा, इलेक्ट्रोलिसिस करा दिया जाएगा। जल का क्या करा देंगे, इलेक्ट्रोलिसिस। इलेक्ट्रोलिसिस कराएंगे तो क्या होगा भैया, H2O2 टूटे, सॉरी, H2O टूट जाएगा ना H2 प्लस O2 में, तो फिर से मिल जाएगा हमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। फिर हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिल जाएगा, फिर से क्या बनेगा, पानी। यानी लगातार ये विद्युत ऊर्जा की आपूर्ति कर सकता है लंबे समय तक। हमरा समझ आया। तो इसलिए इसका उपयोग हम कहां करते हैं, केवल अंतरिक्ष यानों में। तो गुप्ता जी घरेलू उपयोग में क्यों नहीं ला सकते फिर इसको हम लोग, बात तो सही है, घरेलू उपयोग में लाते हैं। अगर गलती से घर में कहीं अगर हाइड्रोजन लीक हो गई, अगर इसमें कहीं गलती से आग पकड़ लिया हाइड्रोजन गैस लीक होने के बाद, तो पूरा घर ही ब्लास्ट कर जाएगा, खत्म हो जाएगा। इसलिए इसका उपयोग घरेलू उपकरणों में, घरेलू जगहों पर नहीं किया जाता है। मामला समझ में आया ना। बस इसका उपयोग कहां किया जाता है भैया, अंतरिक्ष यान में किया जाता है। मामला समझ आया, छोटा सा रहेगा और उतने से पूरा काम कर रहे, पूरी शिप का पूरा काम एकदम संभाल लेगा अकेले ही। तो चलो लिखा जाए, इसकी उपयोगिता बताया, अभी सेल का कार्य नहीं बताया। चलो लिखो, हाइड्रोजन ऑक्सीजन ईंधन सेल की खोज सर्वप्रथम, हाइड्रोजन ऑक्सीजन ईंधन सेल की खोज सर्वप्रथम, हाइड्रोजन ऑक्सीजन ईंधन सेल की खोज सर्वप्रथम अमेरिकी वैज्ञानिक बैकन ने, बैकन अमेरिकी वैज्ञानिक बैकन ने 1959 ईस्वी में किया था। 1959 ईस्वी में किया था। उन्नीस सौ उनसठ ईस्वी में किया था। हो गया, किया था। कोई दिक्कत है भैया यहां पर, देखो इस सेल में या इस सेल से, इस सेल से, इस सेल से ईंधन की रासायनिक ऊर्जा को, इस सेल से ईंधन की रासायनिक ऊर्जा को, ईंधन की रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में लगातार आपूर्ति की जा सकती है। विद्युत ऊर्जा में लगातार आपूर्ति की जा सकती है, जब तक कि इसमें ईंधन की आपूर्ति की जाए, जब तक कि इसमें ईंधन की आपूर्ति की जाए। जब तक कि इसमें ईंधन की आपूर्ति की जाए। मामला समझ में आया जी, यहां तक कोई दिक्कत है ना। इस सेल का उपयोग सर्वप्रथम, इस सेल का उपयोग सर्वप्रथम, इस सेल का उपयोग सर्वप्रथम यूएसए के, यूएसए के
अपोलो अभियान में किया गया था। अपोलो अंतरिक्ष अभियान लिखना, यूएसए के अपोलो अंतरिक्ष अभियान में किया गया था। इस सेल का उपयोग सर्वप्रथम यूएसए के अंतरिक्ष अपोलो अभियान में किया गया था। अपोलो अंतरिक्ष अभियान में किया गया था। हो गया जी, चलो जानते हैं इतना, फिर से उपयोग सुन लो ध्यान से, उसके बाद आगे सेल के बारे में समझते हैं। इस सेल की खोज किसने किया लल्ला? बैगन ने। बैगन से याद रहेगा, बैगन ने किया कब? 1959 ईस्वी में, ठीक है ना। इन्होंने क्या किया भैया? इन्होंने बताया कि यह जो ईंधन सेल है, ये ईंधन की रासायनिक ऊर्जा को किसमें बदल देता है? विद्युत ऊर्जा में लगातार आपूर्ति करेगा। जब तक हमें विद्युत चाहिए तब तक करेगा, जब तक कि हम विद्युत की क्या कर, सॉरी ईंधन की क्या करते रहेंगे? आपूर्ति करते रहेंगे। जब तक ईंधन डालेंगे तब तक हमें विद्युत मिलता चला जाएगा। आपूर्ति मतलब मिलना, लगातार मिलता चला जाएगा। इस सेल का उपयोग सबसे पहले यूएसए के अंतरिक्ष अपोलो अभियान में किया गया था, ठीक है ना। यहां तक तो बात खत्म। अब बात आएगी इस पूरी सेल का डायग्राम अब तुम्हारे सामने है। अब पूरा वर्णन करते हैं। कहेंगे हाइड्रोजन ऑक्सीजन ईंधन सेल का चित्र ऊपर प्रदर्शित है। तुम्हारा बगल में हो तो बगल में लिख सकते हो, अगले कापी तो अगले कापी पे लिख देना, ठीक है। हाइड्रोजन ऑक्सीजन ईंधन सेल का चित्र ऊपर प्रदर्शित है। इस सेल में पोरस के 2 इलेक्ट्रोड लगे होते हैं। पोरस के क्या लगे होते हैं? 2 इलेक्ट्रोड। देखो चित्र से शुरुआत ऐसे कर रहे हैं। पोरस के 2 इलेक्ट्रोड लगे होते हैं, जिसके मध्य खाली स्थानों में वैद्युत अपघट्य NaOH या KOH जैसे वैद्युत अपघट्य पदार्थों का जली विलयन भरा गया होता है। इस सेल में 2 छिद्र बने होते हैं। इस सेल में 2 छिद्र बने होते हैं। एक छिद्र की सहायता से हाइड्रोजन गैस को अंदर प्रवाहित करते हैं। एक छिद्र की सहायता से किसको प्रवाहित करते हैं? हाइड्रोजन गैस को अंदर प्रवाहित करते हैं, जिसके संपर्क में आने वाला इलेक्ट्रोड, जिसके संपर्क में आने वाला इलेक्ट्रोड किसका कार्य करता है? एनोड का कार्य करने लगता है। तथा दूसरे छिद्र से ऑक्सीजन प्रवाहित करते हैं, जिसके संपर्क में आने वाला इलेक्ट्रोड किसका कार्य करता है? कैथोड का कार्य करता है। मामला समझ आ गया जी। अब यहां से यह पूरा, इस पूरे समायोजन को ही हम क्या कह देते हैं भैया? हाइड्रोजन ऑक्सीजन ईंधन सेल कह देते हैं। मामला समझ में आ गया? क्लियर हुआ? चलो लिखा जाए परिभाषा। देखो हाइड्रोजन ऑक्सीजन ईंधन सेल में, हाइड्रोजन ऑक्सीजन ईंधन सेल में हाइड्रोजन ऑक्सीजन ईंधन सेल में ईंधन सेल में पोरस के 2 इलेक्ट्रोड लगे होते हैं। पोरस के 2 इलेक्ट्रोड लगे होते हैं। पोरस के 2 इलेक्ट्रोड लगे होते हैं। हो गया? 2 इलेक्ट्रोड लगे होते हैं, जिसके मध्य खाली स्थानों में, जिसके मध्य खाली स्थानों में, जिसके मध्य खाली स्थानों में, खाली स्थानों में सोडियम हाइड्रोक्साइड या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड जैसे, सोडियम हाइड्रोक्साइड या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड जैसे वैद्युत अपघट्य पदार्थों का, जैसे वैद्युत अपघट्य पदार्थों का जलीय विलयन भरा गया होता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड जैसे वैद्युत अपघट्य पदार्थों का जलीय विलयन भरा गया होता है। हो गया? इस सेल में दो छिद्र बने होते हैं। इस सेल में 2 छिद्र बने होते हैं।
दो छिद्र बने होते हैं, जिसके एक छिद्र से हाइड्रोजन गैस को अंदर प्रवाहित करते हैं, हाइड्रोजन गैस को अंदर प्रवाहित करते हैं। हाइड्रोजन गैस को अंदर प्रवाहित करते हैं, जिसके संपर्क में आने वाली पोरस इलेक्ट्रोड एनोड का कार्य करती है। पोरस इलेक्ट्रोड एनोड का कार्य करती है। हो गया। तथा दूसरे छिद्र से ऑक्सीजन गैस को अंदर प्रवाहित करते हैं, तथा दूसरे छिद्र की सहायता से ऑक्सीजन गैस को अंदर प्रवाहित करते हैं, तथा दूसरे छिद्र की सहायता से ऑक्सीजन गैस को अंदर प्रवाहित करते हैं, ऑक्सीजन गैस को अंदर प्रवाहित करते हैं, जिसके संपर्क में आने वाली पोरस इलेक्ट्रोड कैथोड का कार्य करती है। पोरस इलेक्ट्रोड कैथोड का कार्य करती है। किसका कार्य करती लल्ला? कैथोड का कार्य करती है। मामला समझ में आया जुन्नो? पढ़ नहीं रहा है। यह पूरा समायोजन हाइड्रोजन ऑक्सीजन ईंधन सेल कहलाता है। यह पूरा समायोजन हाइड्रोजन ऑक्सीजन ईंधन सेल कहलाता है। हो गया जी। यह पूरा समायोजन हाइड्रोजन ऑक्सीजन ईंधन सेल कहलाता है। यह पूरा समायोजन हाइड्रोजन ऑक्सीजन ईंधन सेल कहलाता है कहलाता हाइड्रोजन ऑक्सीजन ईंधन सेल, यह पूरा समायोजन। चलो भैया देखा जाए एनोड प्लेट पर क्या हो रहा है। सुनो जी, ए लल्ला बिना किए हुए हल्ला इधर देखो। एनोड पर क्या है? H2 जा रही है ना, गौर करना। अंदर क्या भरा गया है? इलेक्ट्रोलाइट, धातु तब घट्ट पदार्थ NaOH। तो ये टूटेगा ना, Na प्लस प्लस OH माइनस, तो OH कहां जाएगा? एनोड की तरफ जाएगा ना, तो एनोड वाले से क्रिया करने चला जाता है OH पर माइनस आता है, संयोग करेगा, क्रिया करेगा, क्रिया करके क्या बनाएगा भैया? तो हमें इसको मिटा देते हैं वाला, यहां पे बीच में हाइड्रोजन डिस्टर्ब करेगा हम लोगों को, H2O बना देगा। बैलेंस करने के लिए 2 लगा दो, 2 लगा दो, बैलेंस हो गया क्या? 2 2 4, 2 दूना के 4, 2 ऑक्सीजन 2 2 बराबर है। बराबर है कैसे बराबर होगा? आयंस जोड़ना पड़ेगा, 2 एकम 2 माइनस 2 इलेक्ट्रॉन। कौन सी अभिक्रिया हो रही है? ऑक्सीकरण। मामला क्लियर है। अब दूसरी बात करें कैथोड प्लेट पर। कैथोड प्लेट पर कौन जा रहा है? O2। अब इस O2 से संयोग करता है H2O और प्लस संयोग करेगा, संयोग करके बना लेगा OH पर माइनस। तो बैलेंस किया जाए, 2 लगाएंगे, गौर करो जी, 2 गुना के 2 और 2 4, तो कितना लगाना पड़ेगा हमको? 4। 2 हाइड्रो ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन 4 4, 2 गुना के 4, 2 गुना के 4, बैलेंस हुआ 4 एकम 4 माइनस, तो इधर कितना जोड़ेंगे? 4 ही पर माइनस,
जोड़ेंगे ना, यह अभिक्रिया कौन सी हो रही है? अपचयन की। कोई दिक्कत है क्या? अब दोनों को जोड़ा जाएगा। जोड़ने से पहले यह इलेक्ट्रॉन बैलेंस है क्या? हम अगर सेल अभिक्रिया बनाते हैं तो दोनों इलेक्ट्रॉन बैलेंस होना चाहिए ना। तो बैलेंस करने के लिए ऊपर में कितने से गुणा कर देंगे? आप मल्टीप्लाई बाई 2 करेंगे। जब 2 से मल्टीप्लाई 2 गुना के इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन क्या हो गया? कट जाएगा। अभी गौर करो, 2 गुना के 4 OH से 4 OH कट जाएगा। फिर गौर करो, 2 गुना के, गौर मत करो, यहां पर देखो, 2 1 कम 2 H2 प्लस O2। अब थोड़ा ध्यान से समझना, राइट हैंड साइड में कितना जल है? कौन 2 बोल रहा है? रानी, 2 को गुणा ना हुई अंदर 8 हुई। दो गुना के 4 जल होगा। लेफ्ट हैंड साइड में कितना है भैया? लेफ्ट हैंड साइड में 2 है ना। इसको अगर पक्षांतर करेंगे कि नहीं करेंगे? पक्षांतर करेंगे तो 4 में से 2 घटेगा। अब 2 घटेगा तो कितना बचेगा जल? 2H2O बचेगा कि नहीं बचेगा? और यह रही हमारी शुद्ध सेल अभिक्रिया। देखो बैलेंस है कि नहीं? 2 गुना के 4, 2 गुना के 4, 2 ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन बराबर हो गया। यह लगातार जल बनता चला जाएगा इसमें, और इसीलिए इसको अंतरिक्ष में उपयोग किया जाता है कि अगर जल खत्म हो जाए तो जो एस्ट्रोनॉट होंगे वो इसी जल का आराम से पी भी सकते हैं। और फ्यूल की अगर कमी हुई तो इसी जल का इलेक्ट्रोलिसिस कराकर पुनः हाइड्रोजन ऑक्सीजन प्राप्त कर लेंगे और फिर फ्यूल का काम करना शुरू कर देगा। यह सेल लगातार ईंधन बनाता चला जाएगा और लगातार विद्युत ऊर्जा में देता चला जाएगा। मामला समझ में आ गया? सेल अभिक्रिया समझ में आ गई? गुणा भाग फिर से रिपीट कर देते हैं। हाइड्रोजन, जो हाइड्रोजन है उस पर संयोग करने चला जाएगा OH, OH जुड़कर बना लेगा H2O प्लस 2E पर माइनस। ऑक्सीजन के पास चला जाएगा H2O, संयोग करके OH बना लेगा 4OH। अब यह OH से कट करने के लिए, इलेक्ट्रॉन बैलेंस करने के लिए 2 के ऊपर हमने गुणा कर दिया, तो 2 दुना के 4, 4 से 4 इलेक्ट्रॉन कट गया। 2 दुना के 4 OH, 4 OH से 4 OH कट गया। लेकिन जल 4 है, इधर जल 2 है, तो 4 में से 2 घटेगा तो कितना बचेगा? 2H2O बच जाएगा। तो सारी बातों को उतार लो, फटाफट इतना कर लो। अब किसी को समस्या हो तो पूछ लो। अब जानेंगे हम लोग उपयोगिता। लिखो ये स्टेट ना, देखो हाइड्रो, देखो आराम से महारानी आ रही है। बैठ जा लल्ला, तो बैठ जा। हेडिंग लिखो, ए ईंधन सेल की उपयोगिता। ईंधन सेल की उपयोगिता। ईंधन सेल की क्या चीज? उपयोगिता। हाँ भैया, अरे तो भी पूरा ना लिखा लगा भैया। देखो पहला नंबर उच्च दक्षता। उच्च दक्षता पहला पॉइंट, या इसे लिख सकते हो इसकी निम्न उपयोगिता है। ऐसे लिख लेना, इसकी निम्न उपयोगिता है। पहला नंबर उच्च दक्षता, और नहीं लिखोगे तो रहने भी दे सकते हो। ठीक है। उच्च दक्षता का मतलब भैया, उच्च दक्षता का मतलब अच्छी क्वालिटी, इफिशियंसी। हम कहते कि भैया एक तो झुन्नू है और एक तो लेडा, दोनों साथ में है, दोनों काम को कर रहे हैं। ठीक है, तो किसकी इफिशियंसी अधिक होगी? दक्षता काम करने की किसकी अधिक होगी? दोनों की अधिक होगी। मामला सुनिए, उसकी दक्षता क्या होगी? कब दोनों को बराबर खाना दिया जाए, दोनों को बराबर खाना दिया जाए एनर्जी के लिए, मतलब समझो दोनों को बराबर पैसा दिया जाए, ऐसे समझ सकते हो। दोनों का पैसा बराबर है, लेकिन इसका जो 400 रुपया दिया गया, उस 400 रुपये का केवल ये 40% काम किया। कितना परसेंट काम किया? 40%। और झुन्नू ने 400 रुपये का 60 से 70% काम कर दिया। तो अच्छी उपयोगिता, दक्षता किसकी है? एफिशिएंसी किसकी अधिक है? झुन्नू। मामला समझ में आया ना? तो वही बात यहां पर भी है कि तेल की उपयोगिताएं हैं। अब सुनो जी,
कहा जाएगा कि हाइड्रोजन ऑक्सीजन ईंधन सेल हाइड्रोजन, आप प्रशंसा तो हंसेगा नहीं। हाइड्रोजन ऑक्सीजन ईंधन सेल लगातार विद्युत की आपूर्ति करता है, ये तो बात सही है, लगातार विद्युत की आपूर्ति करता है। इस सेल में अन्य सेलों की अपेक्षा, अन्य सेलों में ऐसा कह सकते हैं कि अन्य सेलों में प्रयोग किया गया रसायन का विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन मात्र कितना होता है? 40%। शुष्क सेल हो, मरकरी सेल हो, चाहे कोई भी सेल हो, जितना हम केमिकल भरेंगे उस केमिकल का बस करंट कितना उत्पन्न करेगा? वो 40% ही उत्पन्न कर पाएगा, बाकी सभी व्यर्थ चला जाएगा। परंतु हाइड्रोजन ऑक्सीजन ईंधन सेल में ईंधन की रासायनिक ऊर्जा को यह विद्युत ऊर्जा में कितना परसेंट चेंज कर देता है? 60 से 70% तक चेंज कर देता है। यह इतना विद्युत ऊर्जा दे देगा, लगभग ये समझा जाए। अतः ईंधन सेल उच्च दक्षता का सेल है। मामला समझ आया ना? देखो, ईंधन सेल लगातार विद्युत की आपूर्ति करता है। ईंधन सेल लगातार विद्युत की आपूर्ति करता है। ईंधन सेल लगातार विद्युत की आपूर्ति करता है। हो गया अच्छा? आपूर्ति करता है। अन्य सेलों में, अन्य सेलों में रासायनिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन, अन्य सेलों में रासायनिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन, रासायनिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन 40% होता है। कितना प्रतिशत होता है लल्ला? 40% होता है। मामला समझ में आया? परंतु रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन 40% होता है, परंतु हाइड्रोजन ऑक्सीजन ईंधन सेल में, परंतु हाइड्रोजन ऑक्सीजन ईंधन सेल में, हाइड्रोजन ऑक्सीजन ईंधन सेल में हाइड्रोजन ऑक्सीजन ईंधन सेल में ईंधन की रासायनिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन, ईंधन की रासायनिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन 60 से 70% होता है। 60 से 70% होता है। 60 से 70% होता है। इसलिए यह उच्च दक्षता का सेल है। इसलिए यह उच्च दक्षता का सेल है। इसलिए यह उच्च दक्षता का सेल है। हो गया? अगला नंबर लिखो, विद्युत ऊर्जा की सतत आपूर्ति। अगला पॉइंट, विद्युत ऊर्जा की सतत आपूर्ति। हो गया? देखो, ईंधन सेल लगातार विद्युत ऊर्जा की आपूर्ति करता है। ईंधन सेल लगातार विद्युत ऊर्जा की आपूर्ति करता है। लगातार विद्युत ऊर्जा की आपूर्ति करता है। हो गया? लगातार विद्युत ऊर्जा की आपूर्ति करता है जब तक कि ईंधन की आपूर्ति की जाती है। जब तक कि ईंधन की आपूर्ति की जाती है। जब तक कि ईंधन की आपूर्ति की जाती है। परंतु
अन्य सेलों में ऐसा नहीं होता, परंतु अन्य सेलों में ऐसा नहीं होता, परंतु अन्य सेलों में ऐसा नहीं होता। मामला समझ में आया चंडालों? कोई दिक्कत नहीं ना? चलो जी, परंतु अन्य सेलों में ऐसा नहीं होता, अच्छी बात। अगला नंबर लिखो, प्रदूषण से मुक्त सेल। प्रदूषण से मुक्त सेल, ईंधन सेल प्रदूषण मुक्त सेल होता है। ईंधन सेल प्रदूषण मुक्त सेल होता है। प्रदूषण से मुक्त सेल होता है, अतः इस सेल में कोई प्रदूषण नहीं बनता, बल्कि इस सेल में कोई भी प्रदूषण नहीं उत्पन्न होता। इस सेल से कोई भी प्रदूषण उत्पन्न नहीं होता, बल्कि यह शुद्ध जल बनाता है। अतः यह कोई भी प्रदूषण उत्पन्न नहीं करता। अतः यह कोई भी प्रदूषण उत्पन्न नहीं। हाँ भैया, बताया तुम्हें, कई बार बता चुके, अब कितना बार बताना पड़ेगा। बल्कि यह शुद्ध जल उत्पन्न करता है, पर प्रदूषण उत्पन्न नहीं करता है, लेकिन शुद्ध जल क्या करता है भैया? बना देता है। मामला समझ आया? अब देखो भैया, तुम शुष्क सेल का इस्तेमाल करोगे, शुष्क सेल का इस्तेमाल करोगे ना, डिस्चार्ज हो गया तो क्या करोगे भैया? चार्ज कर दोगे, फेंक दोगे ना उसको, एटमॉस्फेयर में क्या करेंगे? उसको फेंकेंगे। तो जो उसके अंदर केमिकल भरा गया डिकम्पोज होगा धीरे धीरे, एटमॉस्फेयर में अमोनिया गैस छोड़ेगा, मरकरी का होगा, मरकरी सेल अमलगम छोड़ेगा, सल्फ्यूरिक एसिड को जमीन पर पलटोगे, केमिकल वेस्ट करोगे इसका भी, ये भी गैस उत्पन्न करेगा, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड, भिन्न भिन्न प्रकार की गैस निकलेगी। तो एटमॉस्फेयर को ये सभी प्रदूषित करते हैं, लेकिन यह सेल एटमॉस्फेयर को कोई भी प्रदूषण करने वाला नहीं है, इसमें कुछ भी अशुद्धियां नहीं निकलती हैं। तो यह प्रदूषण से मुक्त सेल है। तो यह रहा ईंधन सेल के बारे में और ईंधन सेल की उपयोगिता। अगर बातें समझ में आई हो तो बताओ, फिर आगे चला जाए। क्लियर है? कोई समस्या किसी को? क्लियर तो है, लिख तो ले रहे हो तुम लोग, लेकिन याद नहीं कर रहे हो ना, ये सबसे बड़ी अच्छी बात है। तुम लोगों की याद नहीं करना चाहिए, याद कर लोगे चालाक हो जाओगे, बुद्धिमान हो जाओगे भाई, बात सही है। अब बुद्धिमान हो जाओगे फिर क्लास में आकर हमसे पूछोगे और फिर हम बता नहीं पाएंगे, बड़ी दिक्कत हो जाएगी, फिर बेइज्जती खराब हमारी होगी है? हाँ, तो इसीलिए तुम लोग लग रहा है हमारी भलाई करने के लिए तुम लोग पढ़ नहीं रहे हो, यही ना हुआ इसका मतलब? तुम लोग हमारी भलाई चाह रहे हो कि सर जी की बेइज्जती खराब ना हो, इस वजह से तुम लोग पढ़ नहीं रहे घर पे। यहाँ हम बता रहे हैं, सभी ऐसे ताक रहे हैं, हाँ ऐसे देखने में लग रहा है सभी शकल से तो चलाक है, लेकिन है सभी एक नंबर के गधा। अरे गधो, पूछा करो, ना समझ में आया तो हंस घोड़ा जैसे चुपचाप बैठे हो तो यहीं में आओगे जब क्लास खाली रहेगा तो। चलो हेडिंग लिखो अगला नंबर, संक्षारण। अरे इतना सही लिखकर कहां करेगी? है? एक पेज लिखाया गया तब ये लिखा गया है, कहा लिखी है कल का? कल हाइड्रोजन ऑक्सीजन ईंधन सेल की परिभाषा लिखी है, वही तो बोले दिमाग इन सब खाली है। चलो लिखो, आज फेयर गलत बनाएगी, कहेगी सही आपत इसे लिखवाए थे, तो फिर हम वीडियो निकालेंगे, फिर मार कर दांत तोड़ देंगे, समझ लेना। चलो भैया, मामला क्लियर हुआ। अगले हेडिंग, संक्षारण। संक्षारण क्या है सर जी? चलो समझ लेते हैं, लिखने वाला काम होगा अगले टर्न पर होगा। अब बचा है संक्षारण, संक्षारण के बारे में पूरा पढ़ेंगे हम लोग। उसके बाद बचा है हम लोगों का मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड बचा है, फिर उसके बाद बचा है हम लोगों का व्हीट स्टोन सेतु। बस ये 3-4 हेडिंग बची है, ये 3-4 इतना थोड़ा ना आसान है, सब लंबा लंबा है, ठीक है। और जैसे सेल चला है ना, हम लोगों ने कितना सेल पढ़ा? डेनियल सेल पढ़ लिया,
शुष्क सेल पढ़े, मरकरी सेल पढ़े, निकल कैडमियम सेल पढ़े, और पढ़े लेड संचायक सेल पढ़े, और ईंधन सेल। टोटल कितना? 5 सेल में से कोई ना कोई सेल आएगा। इस बार चांसेस है हमारे हाइड्रोजन ऑक्सीजन ईंधन सेल के आने के होंगे क्लास में। आ जाए तो सबसे आसान, ना आए तो फिर तो कठिन है तुम लोगों के लिए। क्या करोगे जी तुम लोग, और क्या ही करोगे। संक्षारण पढ़ना शुरू करेंगे हम लोग। संक्षारण क्या है सर जी? जिसको कहते हैं भोजपुरी भाषा में मूर्छा लगना। चलो बच्चा, संक्षारण क्या है? मूर्छा लगना। हाँ ठीक, देखो ये सब चलाक है, तो कहे तो पढ़ के तेज हो गए था, तो देखो हमें तो पूछ रहे हो, यही इसीलिए तुम लोग नहीं पढ़ रहे हो ना। है? नहीं, वास्तव में 11 और 9 के लड़के पढ़ने में तेज है, तुम लोग गधे खाली बस। तुम लोग 10 के 9 में पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पर लाकर पूछवा देंगे तुम लोग नहीं सवाल बता पाओगे सबका। चलो, संक्षारण का मतलब क्या लल्ला? बात सुनो, धातुओं के ऊपर जंग लगना। धातु के ऊपर जंग लगेगी तो धातु धीरे धीरे क्या होगी? कमजोर होगी, क्षय होगी और भंगुर हो जाएगी। लोहा देखोगे, लोहे पर रखे रखे जंग लग जाता है, तो लोहा को ऐसे पकड़ के, लोहे का स्टैंड है, क्या हम इसको नाखून से पकड़ के तोड़ सकते हैं क्या इस समय? नहीं ना। लेकिन अगर इसी को हम 1 महीने तक पानी में डुबो कर रख दे, अब फिर उसके बाद इसको निकालें हम, इसको नाखून से आराम से पकड़ के इसकी पपड़ी उका सकते हैं और तोड़ा जा सकता है। तो जंग लगा हुआ जो लोहा होता है बहुत ही कमजोर हो जाता है, भंगुर हो जाता है, दुर्बल हो जाता है। तो इसी क्रिया को हम क्या कहते हैं लल्ला? संक्षारण कहते हैं। जंग लगता कैसे है, जंग लगता क्यों है, बचाने का उपाय क्या है, ये सारी चीजें पढ़ेंगे। तो घर में दोनों चीज मूर्छा फिर पकड़ने नहीं दोगे ना, फिर है सीख जाओगे। तो घर में मूर्छा लगने वाली कोई भी चीज होगी तो तुम बचा सकते हो। चलो, तो कल बाकी अगले क्लास में हम लोग शुरू करते हैं। आज के लिए इतना है।